हेलो डियर फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेरी वेलकम इन आवर चैनल लर्न विद डॉक्टर प्रगति। फ्रेंड्स, इस समय हमारी सीरीज चल रही है यूजीसी नेट दिसंबर 2019 के सोशियोलॉजी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लास्ट वीडियो में हमने 70 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब आइए उसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महानगर में अधिकतम तथा न्यूनतम अनुसूचित जातियों की प्रतिशतता है? मतलब किस महानगर में अधिकतम तथा न्यूनतम अनुसूचित जातियों यानी एससी वर्ग की प्रतिशतता है? ये कहाँ पर है? सर्वाधिक अनुसूचित जातियाँ कहाँ निवास करती हैं? चेन्नई में, ठीक है। और सबसे कम कहाँ पर है? मुंबई में। न्यूनतम मुंबई रहेगा, ठीक है। और इस आधार पे यहाँ पे सी यानी चेन्नई और मुंबई राइट हो जाएगा। मुंबई में अधिकतर आर्थिक वर्ग से संपन्न या उच्च जातियों के लोग निवास करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने शिक्षा को जो सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं है उस पीढ़ी पर पुरानी पीढ़ी के आचरण के प्रभावक के रूप में देखा है? शिक्षा को यानी एजुकेशन को सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं है उस पीढ़ी पर पुरानी पीढ़ी के आचरण के प्रभावक के रूप में देखा है। ऑप्शन क्या है यहाँ पे? इमाइल दुर्खीम, टीबी वाटोमोर, आर.एच. लोवी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो यहाँ पे राइट क्या रहेगा? इमाइल दुर्खीम। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है। और जैसे कि इमाइल दुर्खीम का मत है कि शिक्षा समाज के आदर्श नियमों एवं मूल्यों को पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी में हस्तांतरित करती है, ठीक है। वह व्यक्तियों को सामाजिक जीवन से जोड़ती है क्योंकि सामूहिकता के अभाव में किसी सामाजिक व्यवस्था का बना रहना असंभव है। तो शिक्षा के संदर्भ में इमाइल दुर्खीम जी ये बात करते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे ये राइट है। अब फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रौद्योगिकी का स्वरूप दिया गया है और उसकी समय अवधि दी गई है। समय अवधि के अनुसार उसको मैच करना है। तो प्रौद्योगिकी का स्वरूप और समय अवधि, पहला क्या क्या दिया गया है? इलेक्ट्रॉनिक गणना, आणविक शक्ति, जैविक अभियांत्रिकी। मतलब कब से कंप्यूटर की शुरुआत होती है, परमाणु शक्ति की शुरुआत होती है, और जैविक अभियांत्रिकी यानी नई नई प्रौद्योगिकी की कब से शुरुआत हुई है? तो ये 20वीं 21वीं शताब्दी से शुरुआत हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। टेक्सटाइल खनन एवं धातु विज्ञान, ये कब से शुरू हुआ है? ये हुआ है 18वीं शताब्दी से। चीनी मिल, कागज मिल एवं विंड मिल, तो ये कब से शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है मध्यकालीन अवधि, ठीक है। परिवहन, सन्निर्माण एवं विनिर्माण, ये मतलब यातायात के साधन कब से शुरू हुए हैं? 19वीं शताब्दी से। तो फ्रेंड्स, इस आधार पे यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा राइट रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक गणना एवं आणविक शक्ति, ये क्या है? 20वीं 21वीं शताब्दी, मतलब यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन राइट रहेगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं कि प्रौद्योगिकी के स्वरूप को समय के संदर्भ में सीक्वेंस करने को दे दिया जाए, मतलब कौन सी प्रौद्योगिकी सबसे पहले आई और या फिर किस क्रम में आई, तो फिर कैसे रहेगा? सबसे पहले यहाँ पे क्या रहेगा? सबसे पहले यहाँ पे रहेगा, ये रहेगा पहले नंबर पे सी वाला, ठीक है। मतलब चीनी मिल, कागज मिल एवं विंड मिल, ये पहले नंबर पे रहेगा क्योंकि इसकी शुरुआत मध्यकालीन अवधि में होती है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा? टेक्सटाइल खनन एवं धातु विज्ञान, ठीक है, क्योंकि इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी में होती है। दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा। और तीसरे नंबर पे क्या रहेगा? परिवहन, सन्निर्माण एवं विनिर्माण, मतलब यातायात के साधन कब से चले, तो ये 19वीं शताब्दी की बात है, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे ये रहेगा। और चौथे नंबर पे कंप्यूटर की शुरुआत कब से हुई है? ये
20वीं-21वीं शताब्दी से अभी नई शुरुआत है, तो ये रहेगा। मतलब क्वेश्चन को हर एक एंगल से समझना, कैसे भी एनटीए नेट पूछता है, हमको क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महिला परिप्रेक्ष्य दिए गए हैं, नारीवादी परिप्रेक्ष्य दिया गया है और लैंगिक मुद्दे दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले सांस्कृतिक। सांस्कृतिक में क्या आता है, लिंग भेद। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें लैंगिक आधार पे महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, उनको कमज़ोर वर्ग के रूप में देखा जाता है। और दूसरा क्या दिया गया है, उदारवादी। उदारवादी यानी लैंगिक समानता। ठीक है। मतलब इसमें महिलाओं के साथ समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है, इसमें महिलाओं का सशक्तिकरण होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और तीसरा क्या दिया गया है, अतिवादी यानी रेडिकल परिप्रेक्ष्य की बात की जा रही है। तो यहाँ पे लैंगिक दमन है। मतलब लैंगिक दमन से तात्पर्य है कि भारतीय पितृसत्तात्मक समाज में स्त्रियों का लिंग के आधार पर जो दमन या शोषण किया जाता है, उसके विरोध में जो व्यवस्था आती है, ये अतिवादी परिप्रेक्ष्य से संबंधित है। और चौथा क्या है, समाजवादी। ये समाजवादी कहाँ से संबंधित है, संरचनात्मक दमन। मतलब जो लैंगिक आधार पे महिलाओं से सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक स्तर पे भेदभाव किया जाता है, ये उससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसके आधार पे देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट है। सांस्कृतिक यानी लिंग भेद, 4 का ए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शादी ब्याह में प्रदर्शनीय उपभोग का आधिक्य है, यह किन दो बातों के संबंध में प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, भारतीय शादी ब्याह में प्रदर्शनीय उपभोग, मतलब जो एक विशिष्ट प्रकार का उपभोग होता है या प्रदर्शन होता है, जिसमें अपनी सामाजिक परिस्थिति को दिखाने के लिए जो किया जाता है, उसका तो बहुतायत यहाँ पे है भारतीय समाज में। तो मतलब किन दो बातों के संबंध में प्रयोग किया जाता है, वो हमें यहाँ पे देखना है। किसी व्यक्ति की जाति का प्रदर्शन, और क्या दे रहे हैं, धन का प्रदर्शन, और तीसरा महंगे भोजन कराना, और चौथा अपनी सामाजिक स्थिति का प्रदर्शन। तो यहाँ पे क्या राइट हो जाएगा, धन का प्रदर्शन। ठीक है। और किसी व्यक्ति की जाति का प्रदर्शन, तो ये जाति से संबंधित नहीं है, किसी भी जाति का व्यक्ति अपना मतलब सोशल स्टेटस, अपना सामाजिक स्थिति परिस्थिति दर्शाने के लिए वो मतलब प्रदर्शनी उपभोग कर सकता है। ठीक है। और महंगे भोजन कराना, ये भी इससे रिलेट नहीं करता। और चौथा क्या दे रहे हैं, सामाजिक स्थिति का प्रदर्शन। तो ये बिल्कुल राइट है, मतलब बी और डी इसमें राइट है। अब फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भौतिक संस्कृति के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रहे हैं, संस्कृति के पहलू जो उत्पादन व मानव कृतियों के उपयोग को नियंत्रित करते हैं। और दूसरा क्या दे रहे हैं, भौतिक उत्पादन वास्तव में समाज द्वारा उत्पादित किया जाता है। तीसरा क्या दे रहे हैं, किसी समुदाय में अभिशासन के साधन। चौथा क्या है, बच्चों का माता पिता के साथ संवाद। तो यहाँ पे राइट क्या है, संस्कृति के पहलू जो उत्पादन व मानव कृतियों के उपयोग को नियंत्रित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा क्या राइट रहेगा, भौतिक उत्पादन जो वास्तव में समाज द्वारा उत्पादित किया जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे भौतिक संस्कृति की बात की गई है। तो अकबर ने संस्कृति को 2 भागों में विभाजित किया है, भौतिक संस्कृति तथा अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत मानव द्वारा निर्मित सभी भौतिक एवं मूर्त वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और इंद्रियों द्वारा आभास कर सकते हैं। और वहीं अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत मतलब सामाजिक तथ्यों को, उन सामाजिक तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है जो अमूर्त हैं, जिनका माप, तौल, आकार व रंग रूप नहीं होता है। ठीक है। जिनको इंद्रियों द्वारा स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं।
वरन जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, वो होता है अभौतिक संस्कृति। और यहाँ पे क्या पूछा गया? भौतिक संस्कृति। तो इस वजह से यहाँ पे ये ऑप्शन राइट है। अब फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा उत्पादों के खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को कहा जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा उत्पादों के खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे क्या ऑप्शन दे रहे हैं? ई पाठशाला, ई अभिशासन, ई वाणिज्य, ई पर्यटन। तो यहाँ पे राइट क्या रहेगा? ई वाणिज्य। यानी इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतलब जो नई नई प्रौद्योगिकी चली है और इसके इन साधनों के द्वारा उत्पादों को खरीदने व बेचने की प्रक्रिया, तो ई वाणिज्य रहेगा। ई वाणिज्य अर्थात इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन ई व्यवसाय या ई वाणिज्य कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से आंकड़ों के प्राथमिक स्रोतों के उदाहरण हैं? आंकड़ों के प्राथमिक स्रोतों के उदाहरण। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रहे हैं? साक्षात्कार, डायरी, जनगणना रिपोर्ट, अवलोकन। राइट क्या रहेगा? साक्षात्कार यानी इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मतलब ए और बी राइट है। और ये डायरी और जनगणना रिपोर्ट ये क्या है? ये मतलब द्वितीयक स्रोत हैं आंकड़ों के। ठीक है, अब प्राथमिक स्रोत, जो आंकड़े प्रथम बार व्यक्तिगत रूप से अथवा व्यक्तियों के समूह, संस्था, संगठन द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, वो आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं। मतलब जो व्यक्तिगत रूप से किसी मतलब व्यक्तियों के समूह अथवा संस्था द्वारा, संगठन द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, वो आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत होते हैं। जैसे इंटरव्यू हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, क्वेश्चनियर हो गया। ठीक है, ये सब आते हैं प्राथमिक स्रोत के उदाहरण में। और द्वितीयक स्रोत में क्या होता है? मतलब दूसरी तरफ जो द्वितीयक स्रोत है, इसमें आंकड़े किसी प्रकाशित अथवा अप्रकाशित साधनों द्वारा एकत्र किए जाते हैं, वे द्वितीयक स्रोत कहलाते हैं। जैसे इसमें डायरी, जनगणना रिपोर्ट, न्यूज़पेपर, मतलब इन सब से डाटा लेना। ठीक है, तो ये हो जाता है द्वितीयक स्रोत। अब फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने पर्यावरण के बदलने के लिए कामगारों द्वारा शारीरिक व मानसिक क्षमता का प्रयोग करना क्या कहलाता है? अपने पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट को बदलने के लिए कामगारों द्वारा यानी श्रमिक वर्ग द्वारा शारीरिक व मानसिक क्षमता का प्रयोग क्या कहलाता है? यहाँ पे राइट क्या रहेगा? श्रमिक शक्ति। अब यहाँ से आप ये याद करके चलिए, जैसे ये डिफिनीशन दी जा रही है कि अपने पर्यावरण को, अपने एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए कामगारों द्वारा यानी श्रमिक वर्ग द्वारा अपनी शारीरिक व मानसिक क्षमता का प्रयोग करना क्या कहलाता है? तो ये श्रमिक शक्ति हो जाएगा। और जैसे मतलब इसी परिभाषा को ऐसे दिया गया और इसमें कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए और उन्होंने श्रमिक आंदोलन लगा दिया था। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें अब हम चारों का एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे ये पहला हो गया श्रमिक शक्ति। ठीक है, ये श्रमिक शक्ति दूसरा से रिलेट कर रहा है। पहला मतलब श्रमिक संघ किसे कहते हैं? तो श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया श्रमिकों का संगठन, मतलब उनके हितों की रक्षा के लिए बनाया गया श्रमिकों का संगठन श्रमिक संघ कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब श्रमिक असंतोष क्या होता है? तो जब श्रमिकों को उनके काम के अनुरूप पारितोषिक नहीं प्राप्त होता है तो वो श्रमिक असंतोष कहलाता है। मतलब इसमें वो संतुष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, और श्रमिक आंदोलन जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे, वो क्या होता है? जब श्रमिक अपने हितों के लिए शोषक वर्ग के प्रति विरोध करते हैं, और ये विरोध कैसा होता है? बड़े पैमाने पर होता है, क्रांतिकारी तरीके से किया जाता है, तब वो श्रमिक आंदोलन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। और अगली बार हो सकता है कि श्रमिक संघ का एग्जाम्पल दे दें या श्रमिक असंतोष का दे दें या श्रमिक आंदोलन का दे दें, तो फिर ऐसे यहाँ पे राइट रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, ट्रोबियन द्वीप में कतिपय समूहों द्वारा अनुष्ठानिक विनिमय की व्यवस्था का वर्णन करने के लिए किस पद अवधारणा का उपयोग किया जाता है ट्रोबियन द्वीप में। ठीक है, तो यहाँ से क्या संबंधित है, कूलरिंग। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट है और ये कई बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन करीब मतलब बहुत बार पूछा गया है, 7 से 8 बार हो चुका होगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद।